जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जेटेट क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो है समास। समास को अंग्रेजी में कंपाउंड बोला जाता है। समास से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है झारखंड टेट के लिए या सी टेट के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए। समास बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। मैं बहुत ही अच्छी बुक लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी पर आधारित बुक है। आप देख सकते हैं ये बुक में एग्जाम्पल यानी उदाहरण बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और एक एक लाइन पूरा सरल हिंदी भाषा में लिखा हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको पूरा पढ़ेंगे। अगर ये बुक आपको चाहिए, ये पीडीएफ आपको चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला कि समास शब्द का अर्थ क्या है। अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए कि समास शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है, चार ऑप्शन दे दिया है, तो उसमें मारिएगा समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त या छोटा करना। संक्षिप्त या छोटा करना यानी संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। कैसे कि जैसे आप देख सकते हैं कि रात और दिन, ठीक है। हमने बोला आपको रात और दिन, इसमें तीन शब्द है, एक दो तीन, ठीक है। तो तीन शब्द है तो इसको हम छोटा कैसे कर सकते हैं, तो इसको छोटा करते हैं हम लोग बीच में हाइफिन यानी इस तरह का बीच में हाइफिन लगा के, ठीक है। रात दिन। अब रात रात इस तरह छोटा, रात 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 और रात तो रात रात, तो इस तरह हम लोग छोटा लगा के इसको करते हैं। तो समास शब्द का अर्थ संक्षिप्तीकरण होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं। दो शब्द जैसे रात, ठीक है, और दिन का मेल जब हो जाता है हाइफिन लगा के तो वो समास कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या संयोग को समास कहते हैं और इस मेल में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, ठीक है। विभक्ति चिन्ह गायब हो जाते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में और देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट। आगे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समास का उद्भव ही समान अर्थ को कम से कम शब्द में करने की प्रवृत्ति के कारण हुआ है। अभी मैंने आपको दिन रात यानी रात दिन का एग्जाम्पल देके समझाया कि किस तरह होता है। दिन और रात में तीन शब्दों के प्रयोग के स्थान पर दिन और रात एक समस्त पद शब्द बनाया जा सकता है। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से विभक्ति चिन्हों के लोप के कारण जो नवीन शब्द बनते हैं उसे समासिक या समस्त पद कहते हैं। याद रखिएगा, समासिक शब्दों का संबंध व्यक्त करने वाले विभक्ति चिन्ह आदि के साथ प्रकट करने अथवा लिखने वाली रीति को विग्रह कहते हैं। यदि हम ये जो दिन रात है, ठीक है, इसको यदि हम तोड़ के लिखते हैं दिन और रात तो ये समास का विग्रह कहलाता है, ठीक है, समासिक विग्रह। चलिए आगे देखते हैं। आगे की समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं। समस्त पद में मुख्यतः दो पद होते हैं, पहला पूर्व पद, दूसरा उत्तर पद, ठीक है। जैसे पूजा घर में पूजा है पूर्व पद पहला और इधर है इसका उत्तर पद, घर है उत्तर पद। समास विग्रह पूजा के लिए घर, याद रखिएगा। यानी माता पिता, माता है आपका पूर्व पद और पिता है उत्तर पद, ठीक है। नवरत्न है, नव हो गया पूर्व पद और रत्न हो गया उत्तर पद, यानी नवरत्नों का समूह को नवरत्न कहते हैं। हस्तगत है, हस्त हो गया आपका पूर्व पद और गत हो गया आपका उत्तर पद, यानी हस्त में गया हुआ, इसका समास विग्रह हो गया। तो पहला वाला जो शब्द होता है वो पूर्व पद कहलाता है, उसके बाद वाला जो शब्द होता है वो उत्तर पद कहलाता है। समास के भेद। अब है समास के भेद। देखिए मुख्यतः समास के चार भेद होते हैं। हम लोग तो समास के 6 भेद अभी पढ़ेंगे, लेकिन समास के 4 भेद होते हैं। 2 भेद कैसे और जुड़ता है उसको भी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जिन दो शब्दों में समास होता है उनकी प्रधानता अथवा अप्रधानता की विभागत्व पर ये भेद किए गए हैं, ये 4 भेद किए गए हैं, ठीक है। कैसे, सो देखिए
कि जिस समास में पहला शब्द प्रायः प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, और जिस समास में दूसरा पद प्रधान रहता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, और जिसमें दोनों शब्द प्रधान होता है वो द्वंद्व समास कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, और जिसमें कोई भी प्रधान नहीं होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी इसका अलग अर्थ निकलता है। जैसे दशानन हो गया, दशानन में कोई शब्द प्रधान नहीं है, दशानन का अर्थ अलग अर्थ क्या हो गया, रावण हो गया। ठीक है, तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब देखिए तत्पुरुष के पुनः दो अतिरिक्त किंतु स्वतंत्र भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन कौन सो देखिए, कर्मधारय समास एवं द्विगु समास। विवेचन की सुविधा के लिए हम समास का जो है निम्न 6 प्रकार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इस समास में परिवर्तनशीलता का भाव होता है और उस पद का जो रूप है, लिंग है, वचन है, कारक है, ठीक है, ये नहीं बदलता है, वे सदैव एक जैसा रहता है। इसमें पहला पद प्रधान होता है, जैसे अथाह शक्ति, तो अथाह शक्ति प्रधान है। ठीक है, अथाह का कोई रूप नहीं बदलता है। ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। फिर अथाह समय, इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा समय के अनुसार। जैसे अथाह, ठीक है, अथाह हो गया आपका अथाह प्लस शक्ति। ठीक है, तो अथाह प्लस शक्ति, अथाह क्या हो गया, इसका अथाह जो हो गया इसका हो गया आपका अव्यय पद, इसका कोई रूप, लिंग, वचन, कारक नहीं बदलता है। ठीक है, और ये पहला पद है, ये प्रधान होता है, ये दूसरा पद इसमें प्रधान नहीं होता है। अब है प्रतिक्षण। प्रतिक्षण यानी हर क्षण, इसका विग्रह करेंगे तो हर क्षण हो जाएगा। ठीक है, प्रति इसमें क्या हो गया, प्रति इसमें अव्यय पद हो गया। प्रति, अथा, आ, जैसे आजीवन हो गया, आजीवन में देखिए इसका समास विग्रह करेंगे जीवन भर हो जाएगा। ठीक है, तो आजीवन, आ हो गया भर पेट यानी पेट भर कर। ठीक है, अब है आजन्म। आजन्म यानी जन्म से लेकर, आमरण यानी मरण तक, प्रतिदिन यानी हर दिन, बेखबर यानी बिना खबर का। तो अव्ययी भाव समास में जो प्रथम पद होता है वो प्रधान होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपवाद क्या है। अपवाद है कि हिंदी के कई ऐसे समस्त पद जिनमें कोई शब्द अव्यय नहीं होता है परंतु समस्त पद अव्यय की तरह प्रयुक्त होता है, वहाँ भी अव्ययी भाव समास माना जाता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पर लिखा है घर। ठीक है, घर, तो ये दोनों है, ये दोनों क्या है, ये दोनों इसमें प्रधान है। ठीक है, इसमें प्रथम पद और द्वितीय पद प्रधान नहीं है और इसमें कोई अव्यय नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये आपका अव्ययी भाव समास है। यानी एक ही शब्द का जब दोबारा बीच में डैश लगा के, हाइफन लगा के 2 बार प्रयोग किया गया है तो ये अव्ययी भाव समास में आता है। जैसे घर घर यानी घर के बाद घर, रातों रात यानी रात ही रात में, दिन दिन यानी दिन ही दिन में। ठीक है, तो इस तरह का शब्द जब एक ही शब्द को 2 बार लिख के बीच में हाइफन लगा दिया जाता है तो वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। आगे इसमें एक और अंतर हम लोग देखेंगे जब हम लोग द्वंद्व समास को पढ़ेंगे तब। ठीक है, देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि इस समास में पहला पद गौण एवं दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें पहला पद गौण हो जाता है, दूसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, इसमें कारक के विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है, कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर, इसलिए 6 कारकों के आधार पर इस समास के भी 6 भेद किए गए हैं। जैसे कर्ता को छोड़ दिया, संबोधन को छोड़ दिया। जैसे कर्म तत्पुरुष, इसमें को है, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, तो देखिए को इसमें विलुप्त हो गया है। पद प्राप्त यानी पद को प्राप्त, को इसमें विलुप्त हो गया है। सर्वपीर यानी सर्व को पीर, अर्श प्राप्त थोड़ा सा तबीयत खराब है यानी यश को प्राप्त, तो को का इसमें विलोपन हो जाता है तो ये कर्म तत्पुरुष समास कहलाता है। चलिए फिर देखिए शरणागत यानी शरण को आया हुआ, सर्वपीर यानी सभी को पीर। अब है करण तत्पुरुष, इसमें क्या होता है, इसमें से चिन्ह का लोप होता है। जैसे भावपूर्ण यानी भाव से पूर्ण, बानाहत यानी बाण से आहत, हस्तलिखित यानी हाथ हस्त से लिखित, बाढ़ पीड़ित यानी बाढ़ से पीड़ित, तो इसमें से चिन्ह का लोप हो जाता है, तब यह करण तत्पुरुष कहलाता है। अब है संप्रदान तत्पुरुष।
इसमें के लिए रहता है। गुरु दक्षिणा, तो दक्षिणा किसके लिए? गुरु के लिए। राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। बालामृत, बालकों के लिए अमृत। युद्ध भूमि, तो युद्ध के लिए भूमि। विद्यालय, तो विद्या के लिए आलय। तो ये जो है इसमें संप्रदान तत्पुरुष होता है के लिए। ठीक है। आपादान तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें से होता है। जैसे देश से निकाला, तो देश से निकाला हुआ। बंधन मुक्त, तो बंधन से मुक्त। पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट। ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। इसमें से जो है, ठीक है, से पृथक या अलग के लिए चिन्ह का लोप इसमें हो जाता है, आपादान तत्पुरुष कहलाता है। अब है संबंध तत्पुरुष कारक। इसमें क्या होता है? जैसे गंगा जल यानी गंगा का जल। नगर सेठ यानी नगर का सेठ। राजमाता यानी राजा की माता। जलधारा यानी जल की धारा। मतदाता यानी मत का दाता। तो इसमें का, के, की का लोप होता है। अब है अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें क्या है? इसमें में और पर चिन्हों का लोप है। जैसे जलमग्न, तो जल में मग्न। ठीक है। आप बीती, तो आप पर बीती। सिर दर्द, तो सिर में दर्द। घुड़सवार, तो घोड़े पर सवार। ठीक है। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। केवल कर्ता और संबोधन को छोड़कर आपका कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान हो गया, आपादान हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है। अब है कर्मधारय समास। देखिए, इस समास के पहले तथा दूसरे पद में विशेषण, विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है। पहले तथा दूसरे पद में विशेषण और विशेष अथवा उपमान या उपमेय का संबंध होता है। कैसे होता है, आइए देखते हैं। जैसे हम यहाँ बोलेंगे आपको महापुरुष। ठीक है। तो विशेषण और विशेष, पहला शब्द विशेषण होता है, दूसरा शब्द विशेष होता है। ठीक है। तो महापुरुष यानी महान है जो पुरुष। पीताम्बर यानी पीला है जो अंबर। प्राण प्रिय यानी प्रिय है जो प्राणों को। यानी इस समास में विशेषता बताया जा रहा है। क्या बताया जाता है? विशेषता बताया जाता है। इसलिए महापुरुष जो है, ठीक है, महापुरुष में आपका महा हो गया विशेषण और पुरुष हो गया विशेष, यानी इसकी विशेषता बताया जाता है। तो ये आपका कर्मधारय समास कहलाता है। अब उपमेय और उपमान क्या होता है? सो देखिए, उपमेय और उपमान, इसमें क्या होता है कि किसी की उपमा दी जाती है, किसी की तुलना की जाती है। जैसे चंद्र वदन, यानी उसका शरीर जो है चंद्र के समान उसका वदन है, उसका मुंह है। ठीक है। चंद्र के समान उसका मुंह है। कमल नयन, तो कमल के समान उसका नयन है। इसमें देखिए तुलना किया जा रहा है। विद्याधन, तो विद्या रूपी धन है। भवसागर, तो भव रूपी सागर है। तो पहला पद क्या होता है? इसमें विशेषण होता है, किसी के साथ तुलना किया जाता है, तो वो आपका कर्मधारय समास कहलाता है। अब है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है कि इस समास का पहला पद संख्यावाचक अर्थात गणना बोधक होता है तथा दूसरा पद प्रधान होता है, क्योंकि इसमें बहुधा यह जाना जाता है कि कितनी वस्तुओं का समूह है। आप जैसे बोलेंगे नवरत्न, तो नव मतलब 9 हो गया। रत्न, यहाँ पर रत्न सोना चांदी आभूषण हो गया। तो नवरत्न, तो नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। सप्ताह यानी 7 दिनों का समूह। त्रिमूर्ति यानी 3 मूर्तियों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह, 2 बार दे दिया। शतावधि 100 अवधि यानी 100 वर्षों का समूह। त्रिभुज यानी 3 भुजाओं का समूह। पंच रात्र यानी 5 रात्रियों का समाहार। तो जिसमें पहला आपका संख्यावाचक हो, ठीक है, वो समास आपका द्विगु समास कहलाता है। ठीक है। यानी इस समास का पहला पद संख्यावाचक यानी गणना बोधक होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुछ समस्त पदों में शब्द के अंत में संख्यावाचक शब्दांश आते हैं। जैसे पक्ष द्वय यानी 2 पक्षों का समूह। लेखक द्वय यानी 2 लेखों का समूह। संकलन त्रय यानी 3 संकलनों का समूह। ये सब अपवाद में होता है। ठीक है। 99% आपका पहले आता है, बाद में 1-8% इस तरह का होता है। अब है द्वंद्व समास, यानी जहाँ संख्यावाचक शब्द देखिए समझ जाए कि वो द्विगु समास में होता है। द्वंद्व समास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं कि जैसे यहाँ रात दिन दिया है और हम यहाँ रात रात लिख दिए। क्या लिख दिए? डैश देके रात रात, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, ठीक है। डैश देके हम यहाँ रात रात लिख दिए, रात रात। अब सवाल पूछ देता है कि बताइए निम्न में से रात रात कौन सा समास है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग द्वंद्व समास मार देते हैं, क्योंकि हम लोग को याद है कि हम लोग डैश वाला देखें, यानी जहाँ डैश रहे वहाँ द्वंद्व समास है। ये पूरा नंबर काट देगा आपका, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग अगर आ गया तो 1 नंबर लेके चल जाएगा। यानी इसमें द्वंद्व समास में क्या होता है कि द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग होता है, दोनों पद प्रधान होता है। इस समास में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, रात भी और दिन भी, लेकिन उसका उल्टा होता है, विलोम शब्द होता है। जैसे रात दिन, ठीक है, तो रात का उल्टा दिन हो गया, सीताराम, सीता का उल्टा राम हो गया, दाल रोटी, दो, ये सब उल्टे शब्द हैं। अब इस डैश का क्या होता है सो देखिए, रात और दिन, तो रात दिन का रात और दिन हो जाएगा, सीताराम का सीता और राम हो जाएगा, दाल रोटी का दाल और रोटी हो जाएगा। यानी डैश का प्रयोग और के बदले किया जाता है। अब आप वो कहिएगा कि रात रात कौन सा समास होगा। तो देखिए रात रात एक ही शब्द का जब 2 बार प्रयोग डैश लगा के किया जाता है तो वो अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए माता पिता, यानी माता और पिता, ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि उल्टे शब्द का बीच में डैश लगाने से वो द्वंद्व समास बनता है। अंत में है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में पूर्व पद व उत्तर पद दोनों ही गौण हो और अन्य पद प्रधान हो, उसके शाब्दिक अर्थ को छोड़कर एक नया अर्थ निकाला जाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे लंबोदर बोलते हैं तो यहाँ अर्थ निकल जाता है कि लंबा है उधर पेट जिसका, तो ये हो जाएगा आपका गणेश जी, ठीक है। दोनों पदों का अर्थ न प्रधान होकर यहाँ गणेश प्रधान है। इसका एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा देखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। घनश्याम, तो घन जैसा श्याम यानी कृष्ण हो जाएगा। नीलकंठ यानी नीलाकंठ यानी शिव हो जाएगा। दशानन, तो 10 आनन है जिसके रावण हो जाएगा। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाला क्वेश्चन बहुव्रीहि समास से मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। गजानन, तो गज के समान आनंद यानी गणेश जी हो जाएगा। त्रिलोचन, तो 3 है लोचन यानी शिव हो जाएगा। हंसवाहिनी यानी हंस है वाहन जिसका सरस्वती हो जाएगी। महावीर, तो महान है जो वीर, तो हनुमान हो जाएगा। दिगंबर, तो दिशा ही है अंबर, तो जिसका अर्थ होता है शिव। चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिसके अर्थात विष्णु। यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाले जितने भी सवाल हैं आप उसको पढ़ लीजिएगा तो आपका बहुव्रीहि समास कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको इस अनेक शब्दों के बदले एक शब्द वाले कम से कम 100 से 150 सवाल करवा दूंगा। देखिए आगे है कि प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ समासों में कुछ विशेषताएं समान पाई जाती है, लेकिन फिर भी उनमें मौलिक अंतर होता है। जैसे क्या होता है कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, लोग यहाँ पर गड़बड़ कर लेते हैं। कर्मधारय समास में दोनों पदों में विशेष विशेषण तथा उपमान उपमेय का संबंध होता है, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पदों का अर्थ प्रधान न होकर अन्यार्थ प्रधान होता है। जैसे मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो ये कर्मधारय हो गया। नीलकंठ यानी वह जिसका कंठ नीला है, तो ये शिव हो गया, ठीक है। अब देखिए बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर। चौराहा अर्थात 4 राहों का समूह, तो द्विगु समास हो गया, लेकिन चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं जिसके, तो ये इसका अन्य अर्थ निकलता नहीं, ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब है संधि और समास में क्या अंतर है। तो संधि में 2 वर्णों या ध्वनियों का मेल होता है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की आरंभिक ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। जैसे लंबोदर में लंबा शब्द की अंतिम ध्वनि आ और उदर की यू मिलके एक नया ध्वनि बना देता है, ठीक है, जिसमें शब्द की आरंभिक ध्वनि यू में आ व ऊ के मेल से ओ ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार संधि में 2 या 2 से अधिक शब्दों की कमी न होकर ध्वनियों का मेल होता है, किंतु समास में लंबोदर का अर्थ है लंबा है उधर जिसका शब्द समूह बनता है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और बहुत सारे सवाल मैं और कराऊंगा आपको समास पर। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।